जॉन, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतवार की रात ईरान का मंजरनामा क्या था? मीडिया के ऊपर खबरें क्या चल रही थीं? लबनान के ऊपर हमले इजराइल की जानिब से जो किए गए उसके ऊपर क्या राय थी और प्लानिंग क्या चल रही थी? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपने मुझे बुलाया। देखिए, जो खबरें भी चल रही थी और जो मैं अपनी सोर्सेज से भी पता कर पाया, ईरान जो है वो डेफिनेटिवली रिटेलिएट करने वाला था और लॉन्चर सारे रेडी हो गए थे, अटैक बिल्कुल रेडी हो गया था। लास्ट मोमेंट पे ये डिप्लोमेसी काम आई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का क्रेडिट इसमें जाता है और कतर का क्रेडिट जाता है। अभी तो सिर्फ रो रहे हैं, इंडियंस भी रो रहे हैं, इजरायली भी रो रहे हैं, जो पहलवी वाले हैं वो भी रो रहे हैं, तो बड़ा मातम वहां पे हुआ है। तो ये तो सालिसी का किरदार है कि ईरान को रोका, और जाहिर है डिप्लोमेसी कि इज़राइल जो खराब करने की कोशिश कर रहा है, मुआहदा जो होने वाला है एकदम 1 सेंटीमीटर दूर है, उसको इज़राइल की जो है उसपे ना वो किया जाए, रोका जाए। और आई थिंक इसके अंदर कंसेशंस जो इम्पोर्टेंट है, वो बड़ी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है कि आखिरी वक़्त पे आके डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कंसेशन और उसको फ़ोर्स किया गया कि वो 2 चीज़ें चेंज करे। पहली चीज़ तो ये कि इमीडिएटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को के साथ-साथ जो नेवल ब्लॉकेट है उसको खत्म किया जाएगा हम्म। इमीडिएटली विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हम्म। और दूसरा जो है वो लबनान का महाज़ है कि वहाँ पे जंग ना सिर्फ बंद होगी, बल्कि लबनान जो है वो उसके अंदर से इज़राइल विथड्रॉ करेगा और उनकी जो सॉवरेनिटी है उनको अपहोल्ड करेगा। तो इसकी वजह से ईरान ने मुशावरत करके जो लबनान है, रेजिस्टेंस है, उनसे भी मुशावरत करके हमले को रोका और फाइनली आप देख रहे हैं कि मुआहिदा हो चुका है और इंशाल्लाह साइन होने वाला है फ्राइडे को। अच्छा, आप ये बताइए कि जो हमला हुआ था दाहिया के अंदर, उस वक्त खबरें कुछ मंजर आम पे आई थीं कि हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं नईम कासिम, उनकी शहादत के हवाले से रूमर्स फैलना शुरू हुए थे। इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, क्यों हुई, और इसके ऊपर अगर कोई स्पॉइलर था तो उसकी पसे पर्दा सोच या इकदामात क्या थे? देखिए, ये खबर सबसे पहले इज़राइल ने खुद दी। आई-24 न्यूज़ ने सबसे पहले खबर दी या चैनल 14 ने दी, बहरहाल इन दोनों में से किसी एक ने खबर दी या चैनल 12 था, आई डोंट नो, बट खबर इज़राइली मीडिया की तरफ से ही आई कि शेख नईम को जो है वो शहीद कर दिया गया है। और ये खबर हम लोगों को भी यहाँ पे मौसूल हुई थी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब तक हिज़्बुल्लाह कोई कन्फर्मेशन ना दे, जब तक वहाँ से कोई कन्फर्मेशन ना आए, तब तक ये खबरें हम आगे नहीं देते, क्योंकि सेंसिटिव टाइम है और सेंसिटिव मामला है, इसकी वजह से मोहतात रहना पड़ता है। तो ये खबर हमने आगे नहीं दी और ज़ाहिर-सी बात है, आपने देखा कि हिज़्बुल्लाह ने भी इसको इस चीज़ के कोई वो नहीं है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और बिल्कुल ऐसा कोई रियलिटी नहीं है जैसी वो लोग दिखा रहे थे। तो आई थिंक वॉर टाइम सिचुएशन के अंदर ये कॉमन रहा है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, पर्टिकुलरली इज़राइल की तरफ से, कि उन्होंने बार-बार ऐसी कोशिश की है कि जब-जब डील के करीब आएँ तब-तब वो ऐसे क्लेम्स करें। एंड होपफुली आई थिंक आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये डिरेल नहीं होगा, चाहे जितनी कोशिश कर ले इज़राइल इस मामले को डिलेट करने की, ये डिरेल नहीं होगा डिस्पाइट द अटैक्स। और रिटेलिएट अगर करने पे आए ईरान, तो रिटेलिएट करेगा, उसमें भी कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। लेकिन इसमें हिज़्बुल्लाह भी यही चाहती है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इज़राइल को फ़ोर्स किया जाए टू एक्सिट फ्रॉम लेबनान। तो आई डोंट थिंक कि अभी इज़राइल की किसी भी कोशिश को जो है वो सराहा जाएगा किसी भी तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि लबनान पे होने वाले हमले के बाद बाकिर कालिबाफ साहब का जो बयान था, या जो पार्लिमान के जो तर्जुमान है उनका जो बयान था, और गज़ा के हवाले से जो उनका बयान है, वो इस पूरी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं कि ये मेमोरेंडम इजराइल को किस हद तक बाज रख पाएगा और किस हद तक उनकी जारहियत जो है वो मुस्तकबिल के अंदर जारी और सारी रहेगी? देखिए, कालीबाग साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था, उस वक़्त भी कहा था कि अगर आप नहीं, ये जो टैग टीम का गेम है, ये बड़ा पुराना हो चुका है और अगर आप अगर नहीं रोक पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप, या तो आपकी विलिंगनेस नहीं है या तो आपकी एबिलिटी नहीं है रोकने की। हम्म। बहरहाल इसमें जो गाज़ा और लेबनान का मामला है वो फाइनली तय पाया मुआहदे की सूरत में, लेकिन मैं आपको बता दूँ यासिर, ये वर्बल एग्रीमेंट्स पे ये लोग नहीं रुकने वाले, ये लोग रुकेंगे सिर्फ मिसाइलों से और ड्रोन से। डोनाल्ड ट्रम्प जितनी भी कोशिश कर लें, वो उनको नहीं रोक पाएँगे एंड आई थिंक आगे जाके भी अगर कोई हमला करने की प्लानिंग होती है, तो उसको रोकने की जो है वो सिचुएशन मेरे ख्याल में यही बनेगी कि ईरान जो है वो किसी हद तक रिटेलिएट करे और रेड लाइन्स क्लियरली ड्रॉ करे, क्योंकि बातों से तो ये नहीं मानने वाले और ये कोशिश भी करेंगे। ईरान को भी ये बात पता है कि कोशिशें जारी रहेंगी। लेकिन बहरहाल ये यूनाइटेड स्टेट्स ने अफ़र्म करवाया है और अभी इस वक़्त लेबनान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का कहना ये है कि हम इनको किसी भी सूरत में निकालेंगे इस रीजन के बाहर से, लेबनान में से, और तमाम महाज़ों के ऊपर, ना सिर्फ लेबनान बल्कि गाज़ा, फ़लस्तीन, जो यमन है, इराक है, तमाम महाज़ों के ऊपर जंग कंप्लीटली बंद होगी। लेबनान का मेंशन स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि लेबनान एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है,
जबकि गाजा के ऊपर और फलस्तीन के ऊपर जो जो टैक्टिकल स्ट्राइक्स हैं वो इसराइल करता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरे तरीके से जो बोर्ड ऑफ पीस है और जो दूसरे मामलात हैं उसकी तरफ से ये मामला जो है वो मुसलमान ममालिक ने किसी तरीके से आगे रेजोल्यूशन की तरफ भेज दिया है। बहरहाल उस पे भी अगर हमला होता है, गाजा पे भी अगर कोई बड़ा हमला होता है या कोई एक्टिव एंगेजमेंट होती है, तो उस पे भी ईरान रिटेलिएट करेगा। ये बात क्लियरली कन्वे कर दी गई है। जो अल कसाम ब्रिगेड्स हैं उनको भी और ओवरऑल अमेरिकन को भी ये बात बता दी गई कि किसी भी सूरत ना लेबनान के ऊपर, ना फलस्तीन के ऊपर, ना किसी और जगह पे हमले जो हैं वो बर्दाश्त होंगे या एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन बर्दाश्त होगा। सदर्न लेबनान के ऊपर स्किर्मिशेस चलती रहेंगी, मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं और अभी भी कहूंगा। सदर्न लेबनान के ऊपर जो इनकी जो बैक एंड फोर्थ है, मिलिट्री एंगेजमेंट्स चलती रहेंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह भी इलाकों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है जो इसराइल के कब्जे में है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सिविलियन इलाकों के अंदर अगर बमबारी करता है इसराइल या कहीं लार्ज स्केल बमबारी ऐसी करता है कि आवाम को वहां पे नुकसान पहुंचता है, तो वहां पे ईरान जो है वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में ईरान ने कह दिया कि वो हैं, एंड आई थिंक वो रिटेलिएट करेंगे, रेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये भी जानता है ईरान कि ये मामला खराब करने की कोशिश करेगा इसराइल, और उसको मौका नहीं देना चाहिए कि वो ये मामला खराब कर दे, क्योंकि ईरान क्लियरली इस मुआहदे के अंदर जो है वो एक अपर हैंड की पोजीशन के अंदर सामने आया है। अच्छा, ये बताइए कि एनपीटी के हवाले से क्या माजी वाला ही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा या फिर मुस्तकबिल के अंदर ईरान के जो मुतालिबात हैं वो तब्दील हो चुके हैं और एनपीटी का कोई नया मुआहिदा होगा? देखिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर ईरान हमेशा से रहा है और हमेशा से कंप्लायंस, आपको पता है कि न्यूक्लियर जो मैनेजमेंट है, जो एसेट मैनेजमेंट है, उसके अंदर ईरान की कंप्लायंस सबसे ज्यादा रही है अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मुल्कों में। और ये आईएए की खुद की रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना तो बनाना था, ना ही बनाना है मेरे ख्याल में। और ये जो मामला है एनरिचमेंट का, उसके ऊपर कैप लगाने के लिए बिल्कुल ईरानी पहले भी तैयार थे और ईरानी मेरे ख्याल में आगे भी तैयार होंगे। डाइल्यूशन की जहां तक बात रही, वो भी मुझे लगता है कि ईरान राजी हो सकता है उसके ऊपर, पेंडिंग कि वो $300 बिलियन के जो वादे हैं वो पूरे हों, तो डाइल्यूशन भी आई थिंक ईरान कर सकता है आगे जाके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मरहला बाद का है। न्यूक्लियर के मामलात ये बाद में रिजॉल्व होंगे कि न्यूक्लियर का क्या करना है। जो सैंक्शंस रिलीफ के परमानेंट मामलात हैं वो भी मेरे ख्याल में ऑयल सैंक्शंस के अलावा परमानेंट मामलात जो है वो बाद में तय पाएंगे। और कॉम्पेंसेशन का जो $200 बिलियन का, जो $300 बिलियन का जो मैकेनिज्म है, वो भी मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस होगा इन्हीं बातों के अंदर। तो आई थिंक ये बात की चीजें हैं, 60 दिन के टाइम में टेस्ट किया जाएगा, दोनों पार्टीज एक दूसरे को चेक करेंगी कि किस तरीके से किस तरफ ऊट बैठ रहा है। और आई थिंक इस वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स सी, इंशाल्लाह ये मुआहिदा तो तय पा गया है। ये इंपॉर्टेंट मुआहिदा है जो जिसका तय पाना जरूरी था, क्योंकि इस मुआहिदे के बाद हमें नजर आ रहा है कि जंग खत्म हो गई है, अब जंग जो है वो दोबारा शुरू नहीं होगी। भले चीजें जो है वो पहले की तरह सैंक्शंस लगी ना ईरान के ऊपर, या फॉर एग्जाम्पल ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन जो है वो एग्जिस्ट करें, लेकिन आई थिंक ये जो है एक एमओयू, एक शुरुआत है, एक उस टाइम की जहां पे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल अपने अपने तर्ज पे करेगा, टोल नहीं लेगा, सर्विस चार्जेस या एनवायरमेंटल फीस जो है वो ले लेगा ईरान, और ओमान के साथ उसको मैनेज करेगा, और उसके साथ साथ जो एसेट्स हैं ईरान के वो अनफ्रीज होंगे। आफ्टर द डील इज साइंड, इमीडिएटली $12 बिलियन जो है वो ईरान के पास अवेलेबल होंगे, और उसके बाद जो एसेट्स रिलीज हैं वो बाद में देखे जाएंगे किस तरीके से कंप्लाइंस के साथ रिलीज होते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है ईरान के लिए, बड़ा फेवरेबल टाइम है। एंड आई डोंट थिंक आगे जाके अमेरिका इस सूरत में है कि वो जंग दोबारा करेगा या इसराइल को मौका देगा जंग करने के लिए।